हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी बढ़िया चल रही होगी। तो जो भी हमारे पीसीएस के एस्पिरेंट हैं और एग्ज़ाम देने वाले हैं वो तो आ ही चुके होंगे। तो आप अच्छे से देखिए, लास्ट टाइम चल रहा है, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो बिना देरी करते हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपको पता है ये हमारी इंडियन जो है ना वो जियोग्राफी के लिए है और इसमें मैं 1 to 50 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। आज हम करेंगे 51 to 100 यानी कि 50 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। ओके, तो क्वेश्चन बिना देरी करते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अच्छे से इसको देखेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जितना हो सके सारा मैं आपको बताऊं। 51 नंबर का है, पंचप्रयाग के निम्नलिखित प्रसिद्ध नदी संगमों पर विचार कीजिए और उन्हें उत्तर से दक्षिण के सब सही भौगोलिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि हमें नॉर्थ टू साउथ में जाना है। एक मैं ट्रिक बताऊंगी, आप कभी भूलेंगे नहीं, बस जो मैं लाइन बता रही हूँ उसको याद रखना। देखिए, क्या करना है कि आपको कहना है कि जैसे कि विष्णु भगवान जो है ना, विष्णु भगवान ने नंदी की सवारी की। किसकी की? नंदी की सवारी की। लेकिन नंदी किसका होता है? भोले बाबा का होता है ना। किसका होता है? तो वो शिव का होता है। तो विष्णु भगवान नंदी की सवारी की, तो जो नंदी था ना उसका उन्होंने कान पकड़ लिया। कान पकड़ने से ये रुद्र, मतलब बहुत ही गुस्से में आ गया, रौद्र रूप में आ गया। ओके, तो वो रुद्र रूप में आ गया। फिर जो है ना वो आपके सभी देवता लोग आए, फिर उसको मनाया, मतलब नंदी को मनाया। इतना आप याद रखना कि विष्णु भगवान जो है ना वो नंदी की उन्होंने सवारी की, तो नंदी का सवारी करके उन्होंने कान पकड़ लिया। जब कान पकड़ा तो वो रौद्र रूप में आ गया। जब रौद्र रूप में आ गया ना तो सभी देवता मिलकर आए, उन्होंने उस नंदी को शांत किया। बस इतना याद रखना है। अब हम इनको लगाते हैं। तो पहले आपका कौन सा आएगा? तो पहले आपका विष्णुप्रयाग आएगा। यहाँ से चलते हैं उत्तर से दक्षिण, ऐसे नदियाँ हैं। दूसरा कलर ले लेती हूँ मैं। ऐसे करके आपकी जो है ना वो सारी नदियाँ बह रही हैं इस तरह से। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर आता है विष्णुप्रयाग, फिर आपका पड़ता है नंदप्रयाग। विष्णु से विष्णुप्रयाग, नंदी से नंदप्रयाग, कान से कर्णप्रयाग और रुद्र से रुद्रप्रयाग, फिर आपका फाइनली आएगा देवप्रयाग। ठीक है, इनको याद रखना कौन कौन सा हो जाएगा आपका। विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और आपका देवप्रयाग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहले यानी कि हमें उत्तर से दक्षिण लगाना था, तो पहले हमारा विष्णुप्रयाग। ठीक है, पहले हमारा कौन सा आएगा? फोर्थ विष्णुप्रयाग। फिर कौन सा आएगा? उन्होंने नंदी की सवारी की थी, तो नंदप्रयाग इसमें है नहीं, है तो नहीं, ऑप्शन में देख लेते हैं। नंदप्रयाग नहीं है, ये 4 ही हैं। तो ठीक है, तो पहले विष्णुप्रयाग आएगा, फिर नंदप्रयाग के बाद आपका कर्णप्रयाग, उन्होंने कान पकड़ लिया था तो 2 आएगा, फिर रुद्रप्रयाग आएगा और लास्ट में आपका देवप्रयाग आएगा। अच्छा, इनमें कौन कौन सी नदियाँ आती हैं वो भी मैं आपको कभी एक दिन शॉर्ट उसके बना दूंगी। सारी जो भी आपकी पंचप्रयाग है ना, सारी प्रयाग जो भी नदियाँ निकलती हैं और कौन से ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, भागीरथी कहाँ से निकलती है, मनोत्री से कौन सी निकलती है, चौराबाड़ी ग्लेशियर से कौन सी निकलती है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सबसे मैं एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए बना दूंगी। और बहुत ही आसान, जैसे मैंने अभी आपको ये सारे प्रयाग याद करवाए ना, ऐसे ही सारी नदियाँ भी आपको याद हो जाएंगी कहाँ से कौन सी निकलती, बहुत आसानी से एक शॉर्ट वीडियो में लेकर आऊँगी इसके लिए। ठीक है, तो फिर हमारा क्या यहाँ पर हो जाएगा? 4 2 3 1। कोई ऑप्शन है? 4 2 3 1, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे समझ आया होगा। आप लोग जिसको भी अच्छे समझ आया और याद हो गया ना इस ट्रिक से, मतलब पहले से कभी आपने बहुत बार ट्राई किया होगा, आपको नहीं याद हो गया, नहीं याद हुआ होगा, अब आपको याद हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि किसको किसको ट्रिक आपको अच्छी लगी। निम्नलिखित में से कौन सा से नदी और गंगा में उसके संगम का सही युग्म सुमेलित सही है? ओके, रामगंगा नदी गंगा से कन्नौज के पास मिलती है, बिल्कुल बात सही है। रामगंगा जो है ना वो गंगा की लेफ्ट विंग है, गंगा की मतलब दाएं साइड की नदी है। ठीक है, तो लेफ्ट की राइट विंग होगी। ये गंगा है, ये उनका लेफ्ट विंग हो जाएगा ना, ये उनका बायां हो जाएगा, ये तो बायां हो जाएगा, ये उनका दायां। हाँ, तो दाएं साइड की है रामगंगा, बिल्कुल कन्नौज के साथ पास मिलती है कि ये बात बिल्कुल सही है। बात करते हैं गोमती बिहार के छपरा के पास गंगा नदी मिलती नहीं। गोमती बिहार में कहाँ जाती है? गोमती तो यूपी में ही मिल जाती है। बात करती हूँ सोन नदी की, तो सोन नदी जो है ना वो आपकी पटना के पास गंगा मिलती, बिल्कुल बात सही है। और ये सोन नदी भी इनकी दाएं साइड की नदी, जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और पटना के पास गंगा में मिल जाती है। तो पहला और तीसरा हमारा सही होगा, यानी कि ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्रीय धाराएं या फिर नदियां यमुना नदी तंत्र के बाएं तट की सहायक नदियां हैं? यमुना के बाएं तट की। आपको पता है बायां दायां नदियों को कैसे, जैसे कि हम लोगों को तो अपना बायां दायां होता है, नदियों का भी बायां दायां मतलब जहाँ होता है, जहाँ से नदी निकलती है
निकलती है ना, उसको देखो कहाँ से निकली है, तो उस तरह से अपने आप को वहाँ खड़ा कर लो और इस साइड में मुँह कर लो अपना। मान लिया आप यहाँ पर खड़े हैं, आपने यहीं इधर मुँह कर लिया और नदी भी ऐसे ही जा रही थी, तो आपका बायाँ कौन-सा होगा? तो आपका बायाँ ये हो जाएगा, आपका बायाँ हो जाएगा ये आपका दायाँ हो जाएगा। तो ऐसे ही नदी का होता है, तो नदी की हमें कौन-सी देखनी है? बाएँ तट की नदी देखनी है। किसकी? क्षेत्रीय धारा चंबल नहीं, यमुना की हमें यमुना तंत्र की बाएँ तट की नदी देखनी है, तो चंबल चंबल तो नहीं होगी क्योंकि चंबल तो इसके दाएँ तट की नदी है। चंबल तो दाएँ तट की नदी है। चंबल नहीं होगा, पहला गलत, पहला इसमें नहीं है, पहला मतलब हमें 2 एलिमिनेट हो गए, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हमें दूसरा देखना है, टॉन्स नदी। टॉन्स जो नदी है ना, वो आपकी बंदर पूंछ से निकलती है उत्तराखंड में, ठीक है, और बाएं तट पर मिल जाती है कालसी के समीप। कालसी के समीप ये मिल जाती है यमुना से। याद रखना, टॉन्स नदी आपकी उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड में जो बंदर पूंछ ग्लेशियर है ना, वहां से निकलकर ये उत्तराखंड में ही एक कालसी कालसी जगह है, उसके समीप मिल जाती है। किससे? यमुना से। वहीं हिंडन तो आपको पता ही है, जो हिंडन नदी है ना, ये शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और नोएडा के समीप ये यमुना से मिलती है आके नोएडा के समीप में। तो ये दोनों आपकी यानी कि दूसरी और तीसरी, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो कि यमुना के बाएं तट की नदियां हैं। नेक्स्ट देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी के भारत में प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओके, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से पूर्व दिशा में बहते हुए अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। ये बात बिल्कुल सही है, ये आपको पता है, ये हमारा इंडिया है और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश पड़ जाएगा। और नदी यहाँ ये ग्लेशियर पड़ता है, इसका नाम है यारलुंग सांगपो। यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी और अरुणाचल प्रदेश में जब एंटर करती है तो भारत में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। भारत में ब्रह्मपुत्र इसको कहते हैं और ये बंगाल के साइड में, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है जाके। तो ये बिल्कुल बात सही, पूरब दिशा में बहते हुए अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है, तो ये बात तो सही है। दिबांग, लोहित और सियांग नदियाँ असम में मिलती हैं, बिल्कुल बात सही है। जो दिबांग हो गई, लोहित हो गई, सियांग, ये सब की सब नदियाँ जो है ना, वो ब्रह्मपुत्र नदी से असम में मिलती हैं, बिल्कुल बात सही है। और इनके संगम के बाद इस नदी को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है इनकी। इसका मतलब है यहाँ पर इसके दोनों ही सही हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट 55 नंबर का क्वेश्चन है आपका। क्या कहता है कि कथन और कारण दिए गए हैं। तो अभिकथन कहता है कि ब्रह्मपुत्र नदी प्रायः अपना मार्ग बदलती रहती है, बिल्कुल बात सही है। मार्ग जो है ना, वो अपना चेंज करती रहती है। कारण कहता है कि अधिक मात्रा में अवसाद का भार होने से गुम्फित प्रवाह मार्गों का निर्माण करती है। कि यह बात सही है? तो ये बात बिल्कुल सही है और इसीलिए अपना मार्ग चेंज करती रहती है। तो आंसर हमारा डी होगा और व्याख्या भी बिल्कुल सही कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? ओके, कथन कौन सा सही है? नर्मदा और ताप्ती नदियां भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती, बिल्कुल बात सही है। ये नदियां बहुत ही प्रमुख हैं। ये पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। ये जो नर्मदा है अमरकंटक से निकलती है और वहीं ताप्ती जस्ट इसके नीचे से अरावली नहीं, सतपुड़ा पहाड़ी के नीचे से निकलती हैं। ये दोनों भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं और ये अरब सागर में गिरती हैं जाके। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि नर्मदा और ताप्ती नदियां ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। ज्वार नदमुख का मतलब होता है एस्चुरी बनाती हैं। मतलब ये जो नदियां हैं वो डेल्टा ना बनाकर बहुत बड़ी जगह, डेल्टा का मतलब होता है कि नदी कोई गई वो छितरा गई, मतलब कई सारे उसने रास्ते बना लिए और ऐसे समुद्र में बड़ा सा डेल्टा बना दिया इसने। और ये जो नदियां एस्चुरीज का मतलब क्या होता है कि ये बिल्कुल पतले रास्ते, सांकरे रास्ते से निकल जाती हैं। नहीं, पतले रास्ते से निकल, इतना पतला रास्ता निकला, इसको हमने एस्चुरीज कह दिया। तो बिल्कुल बात सही है कि जो पूरब से पश्चिम में नदियां बहती हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम एस्चुरीज यानी कि ज्वार नदमुख बनाती हैं। तो यहाँ पर दोनों ही हमारे करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि पहला और दूसरा सी ऑप्शन करेक्ट है। बात करते हैं 57 नंबर की। क्या है? गोदावरी नदी की निम्नलिखित बाएं तट की सहायक नदियों को पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमबद्ध कीजिए। देखिए, मैं बता रही हूँ यहाँ पर आपको सारी चीजें बता रही हूँ, लेकिन जब तक आप अपने आप खुद मैप ड्रॉ नहीं करेंगे, मैप को बुक में या फिर कहीं भी नहीं देखेंगे कि कौन सी नदी बाएं तट की है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कौन सी दाएं तट की है, कौन सी नदी कहाँ पर गिरती है जाकर, तो किस नदी का कितना ड्रेनेज सिस्टम है, तो जब तक आप खुद नहीं मैप बनाएंगे, खुद नहीं देखेंगे, तब तक आपको नहीं याद होगी। मैं अभी बता दूंगी कि हाँ कहाँ से कौन सी निकलती है, लेकिन आपको नहीं याद रहेगा। मैं कितना भी मैप ड्रॉ कर लूँ,
लेकिन आप जब खुद नहीं करेंगे तब आप नहीं कर सकते इसको याद। ज्योग्राफी ऐसी ही होती है, ज्योग्राफी को अगर पढ़ना है तो उसका 90% जो हिस्सा होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका इमेजिनेशन का होता है, आपका राइटिंग का होता है। जितना आप उसको बनाएंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपको याद हो जाएगी। इसमें कुछ याद करने वाला नहीं होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है कि हाँ भाई, गोदावरी की बाएं तट की नदियां हमें देखनी है, जिनको हमें पश्चिम से, यानी कि पश्चिम से पूरब की तरफ लगाना है। ओके, पहले हम गोदावरी नदी के बारे में बता देते हैं। जो गोदावरी नदी है ना, ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, और ये प्रायद्वीपीय नदियाँ भी है। और मैं अगर बात करूँ इसकी बाएं तट की जो सहायक नदियाँ हैं, वो उत्तरी पठार जैसे कि सतपुड़ा हो गया, अजंता हो गया, यानी कि उच्च भूमि और छत्तीसगढ़ पठार से ही निकलती हैं, क्योंकि वहीं से निकल कर आएंगी। बात करूँ मैं, ये जो आपकी नदी है, इसके बाएं तट की नदियों की बात करूँ, ठीक है, ये गोदावरी नदी जो है ना, महाराष्ट्र से निकलती है और आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है जाके। बायां इसका तट ये वाला हुआ, तो बाएं तट की नदियाँ कौन कौन सी हो गई, तो आपकी पूर्णा हो गई। पूर्णा बिल्कुल, ये तो सारी नदियाँ हैं। अच्छा, हमें पश्चिम से पूरब लगाना है, तो पहले हम देखते हैं पश्चिम से पूरब वाली। देखो, सबसे पहले आपकी आएगी पूर्णा, बिल्कुल बात सही है। पूर्णा के बाद आपकी आएगी प्राणहिता, क्योंकि सबरी है ना, वो सबसे पास में, इनकी सबरी जब है ना, सबरी जब नदी मिलती है तो उसके बाद में डायरेक्ट ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, तो यहाँ पर आ जाएगी। वहीं आपकी इंद्रावती आएगी। ठीक है, तो पहले हमारा कौन सा आया, पहले हमारी आई पूर्णा, यानी कि दूसरा। फिर हमारी आई कौन सी, प्राणहिता। प्राणहिता पहला, फिर हमारी आ जाएगी तीसरी, और हमारी आ जाएगी तीसरी, यानी कि यहाँ पर चौथी, तो चौथी, यानी कि 2 1 3 4 कहाँ पर 2 1 3 4। आप एक बार बी वाला ऑप्शन देखिए, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और आप जो है ना, बहुत मतलब ज़रूरी है कि जब तक आप खुद नहीं नदियों को देखेंगे आपको नहीं याद होंगी। बस एक बार आप मैप में देख लीजिए और खुद बना के देख लीजिए, मतलब आप नदी बनाएं, है ना, फिर उसकी नदियाँ, वो जो सहायक नदियाँ हैं उनको बनाएं। आप एक बार बनाएंगे ना, दोबारा आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आराम से आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन 58 नंबर का है। क्या क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ, कृष्णा नदी जो है ना, वो आपके महाराष्ट्र के जो सतारा जिला है ना, वहाँ पर महाबलेश्वर एक जगह पड़ती है। महाबलेश्वर के निकट से ही ये नदी कृष्णा निकलती है। जो आपका महाराष्ट्र का एरिया, गोदावरी और कृष्णा दोनों महाराष्ट्र निकलती हैं, लेकिन गोदावरी जो है ना, वो आपकी जस्ट ऊपर से निकलती है। वहीं आपकी महाराष्ट्र के जस्ट नीचे यहाँ पर अमरकंटक महाबलेश्वर पड़ता है। महाबलेश्वर जहाँ पे कृष्णा निकलती है, ये कृष्णा निकल के ये भी आपके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है जाके नदी। ठीक है, तो इसकी सहायक नदियाँ पूछी गई हैं, इनमें से कौन कौन सी हैं, तो भीमा, तुंगभद्रा, कोयना। देखो, भीमा भी इसकी बिल्कुल बात सही है। भीमा जो है ना, भीमा हो गई, डिंडी हो गई, इरला हो गई, मूसी हो गई, ये सब की सब इसकी सहायक नदियां हैं। और ये बाएं तट की नदियां मैं अगर बताऊं इसके बाएं तट की, तो भीमा इसके बाएं तट की है, और इरला इसके बाएं तट की है, मूसी इसकी बाएं तट की है। अगर मैं बात करूं दाएं तट की, तो तुंगभद्रा इसके दाएं तट की नदी है, कोयना दाएं तट की नदी है, मालप्रभा दाएं तट की नदी है, घाटप्रभा और पंचगंगा, ये सब की सब इसकी दाएं तट की नदियां हो जाएंगी। इनको याद रख लेना। तो यहाँ पर भीमा भी है, तुंगभद्रा और कोयना, क्योंकि सहायक नहीं पूछी गई, सिर्फ नदियां पूछी गई हैं, तो 1 2 3 हमारे यहाँ पर सारे करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है 59 नंबर का। 59 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है, कावेरी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। कावेरी नदी, अब ये कावेरी नदी जो है ना, वो आपकी एक 12मासी नदी है, और ये कर्नाटक से निकलती है। ये महाराष्ट्र से ना निकल के, महाराष्ट्र के जस्ट नीचे कर्नाटक पड़ता है, ये आपका देखो दक्षिण भारत है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका महाराष्ट्र है, फिर यहाँ पर गोवा पड़ेगा, ये आपका एक कर्नाटक है। कर्नाटक से निकलती है आपकी कावेरी नदी, और ये आपकी भी ये आंध्र प्रदेश से होते हुए आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ओके, तो एक कोडगु या फिर कुर्ग जिला है, वहीं पर ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है, ब्रह्मगिरी। उन पहाड़ियों से आपकी कावेरी नदी निकलती है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ, ये नदी जो है तमिलनाडु के पुंपुहार में बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। और इसका अपवाह तंत्र बात करूँ तो कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु और केरला में भी थोड़ा बहुत जाता है, बाकी केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में भी जाता है। तो इसका याद रखना, जो इसका अपवाह तंत्र अगर पूछा जाए, कावेरी नदी किन किन राज्यों और यूटीज यूनियन टेरिटरी से होकर निकलती है, तो इसका हो जाएगा आपका कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला और पुदुचेरी। ये उसमें आंध्र प्रदेश में नहीं जाती है। ठीक है, बात करती हूँ मैं इसकी नदियों की, तो इसके बाएं तट की नदियाँ मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, नहीं ऐसा पूछा नहीं गया, तो मैं आपको इतना डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप लोग जब तक खुद नहीं देखेंगे खुद नहीं कर पाएंगे। पूछा क्या गया है कि नदी, ये कावेरी नदी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से होकर गुजरती है, तो नहीं,
ये नदी जो है ना वो आपकी कर्नाटक में से तो निकलती है, कर्नाटक से तो निकलती है, लेकिन आंध्र प्रदेश नहीं जाती है, तो ये हमारा पहला गलत हो जाएगा। नदी का उद्गम शिव समुद्रम जलप्रपात से होता है, ये भी नहीं होता, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया इसका जो उद्गम है ना वो कर्नाटक में कोडगु या फिर कुर्ग जिला है, जिसके पास में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं, वहां से निकलता है। तो पहला और दूसरा दोनों ही गलत है, यानी कि डी ऑप्शन ना तो पहला और ना ही दूसरा हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन है, कथन और कारण दिए गए हैं। क्या कथन है? कथन कहता है कि भारत के पूर्वी तट के अनुदिश विशाल डेल्टा सामान्य रूप से बनते हैं। मैंने अभी आपको बताया था ये दक्षिण भारत है, और जो भी नदियां आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, जो भी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, वो बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, और जो नदियां पश्चिम से पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं वो एस्चुरीज का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? एस्चुरीज का। ऐसा नहीं कि वो डेल्टा नहीं बनाती हैं, एक दो डेल्टा बनाती हैं, लेकिन ज़्यादा नदियाँ आपकी एस्चुरीज ही बनाती हैं। तो इन्होंने बोला कि भारत के पूर्वी तट, ये पूर्वी तट हो गया क्योंकि ये पूर्वी तट है, और ये पश्चिमी तट हो जाएगा। तो पूर्वी तट के अनुदिश विशाल डेल्टा सामान्य रूप से पाए जाते हैं, तो बिल्कुल बात सही है। दूसरा कहता है कारण देखिए कि डेल्टा क्षेत्र सामान्यतः उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से युक्त होते हैं। बिल्कुल बात सही है, ये नदियाँ जो होती हैं ये अपने साथ मिट्टी लेकर आती हैं, और यहाँ पर जो है ना वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी नहीं, अच्छी खासी उपजाऊ वाली मिट्टी कहीं ना कहीं छोड़ के जाती हैं। तो इसके कथन और कारण दोनों सही हैं, और इसका व्याख्या से इसका कोई मतलब नहीं है। देखो, ये जलोढ़ मिट्टी लाती हैं, इनकी उपजाऊ होता है, ये अलग वाली बात है, विशाल डेल्टा बनाती है, अलग वाली बात है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते, लेकिन दोनों ही सही हैं, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 61 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय जलमार्ग यानी कि नेशनल वाटरवे और नदी के युग्म सही सुमेलित हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा कि जैसे कि आप लोगों को इतना तो पता होगा कि हमारी ये इंडिया की टेरिटरी है। ठीक है, तो इसके अंदर लैंड नहीं है, और वाटर ऐसा नहीं है कि नदियाँ नहीं, नदियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन आप जब भी सोचते होंगे ना तो आपको लगता होगा कि जहाज जो है ना या शिप जो है ना या फिर माल की ढुलाई जो है ना, यानी कि पानी से या वाटरवे से यानी कि जल मार्ग से सिर्फ और सिर्फ समुद्र के द्वारा ही होती होगी। क्या भारत के अंदर भी माल की ढुलाई होती है जल मार्ग से? मान लीजिए कोई नदी है जो ऐसे बह रही है, क्या भारत के अंदर भी इसके अंदर जहाज चलते हैं पानी वाले? ऐसा आपने कभी सोचा है? तो हो सकता है आप लोग कहेंगे कि नहीं, इतनी बड़ी कोई नदी नहीं है। नहीं है, ऐसी बात नहीं, नदियाँ हैं। अगर नदी है लेकिन उन पे ऐसा मतलब जो माल है ना उसको आयात निर्यात नहीं किया जाता है, लेकिन होता है। आपको बता दूं मैं कि भारत में नेशनल वाटरवेज हैं, जो कि यहाँ पर भारत मतलब कई सारे बनाए गए हैं। अगर मैं बात करूँ तो टोटल कितने हैं? वर्तमान में 13 काम कर रहे हैं ऐसे वाटरवे, और 111 बनाए जाने हैं, मतलब घोषित किए गए हैं 2016 में। अब इनको ही मिलाना है कौन कौन से अभी काम कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय जलमार्ग यानी कि नेशनल वाटरवे जो पहला है, जैसे नेशनल हाईवे हमारे होते हैं 1 2 3 44 42 ऐसे नंबर होते हैं, ऐसे वाटरवे के भी नंबर हैं। तो जो राष्ट्रीय जलमार्ग पहला है ना वो प्रयागराज और हल्दिया के मध्य गंगा नदी पर बना हुआ है। तो ये बात तो आपकी सही है यहाँ पर। राष्ट्रीय जलमार्ग जो नेशनल वाटरवे दूसरा जो है ना वो आपका सदिया से धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर, ये भी बात सही है। राष्ट्रीय जलमार्ग जो तीसरा है ना वो आपका केरल का पश्चिमी तट नगर मार्ग, जिसमें चंपाकरण और उद्योग मंडल नहरें हैं। तो ये जो है ना आपका ये भी वाला भी सही है, यानी कि ये जो है ना कोट्टापुरम और कोल्लम खंड तक है। नेशनल वाटरवे जो चौथा है ना वो ब्राह्मणी नदी के साथ महानदी डेल्टा चैनल तथा पूर्वी तट नहर तक नहीं, ये गलत लिखा है, क्योंकि जो राष्ट्रीय नेशनल वाटरवे 4 है ना वो गोदावरी और कृष्णा नदी पर बना हुआ है, कृष्णा नदी के बीच में है। तो यहाँ पर हमारा चौथा गलत हो जाएगा, इसका मतलब पहला दूसरा तीसरा सही है। कहाँ पर है? हाँ, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 62 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है आपका भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण अच्छा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन 27 अक्टूबर 1946 को हुआ था, बिल्कुल बात सही है। यह प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन आता नहीं भाई।
ये जलवायु प्रबंधन मंत्रालय के अधीन नहीं आता है, बल्कि यह जो आता है ना वो आपका पत्तन, पोत, परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ पहला सही होगा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन हमारा, प्रमुख बांध और संबंधित नदियां। ठीक है, देखते हैं बांध और किस नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। इडुक्की बांध। इडुक्की बांध जो है ना वो आपका पेरियार केरला में है, पेरियार नदी पर। तो पहले का तो तीसरा हो जाएगा, तीसरा। माता टीला बांध जो है ना वो तो आपके उसमें पड़ता है, माता टीला बांध आई थिंक सोन नदी पर है ना, क्योंकि यूपी में पड़ता है ना माता टीला। बिल्कुल बात सही है, दूसरे का सोन नदी रिहंद नदी पर है। अच्छा कोई नहीं, और देखते हैं कृष्णराज सागर बांध। कृष्णराज सागर बांध जो है ना वो आपका कावेरी नदी पर है, इसके मतलब तीसरे का पहला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डैश करते हैं। बाण सागर बांध। बाण सागर जो बांध है वो आपका बेतवा पर है। बाण सागर बांध आपका सोन नदी पर है, यानी कि लास्ट में चौथा जाएगा। तो ये माता टीला बांध जो है ना वो बेतवा नदी पर है, उत्तर प्रदेश। बेतवा नदी, अच्छा हाँ भाई, तो मैं कह रही थी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन सोन नदी तो ये तो उस पर होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पर हमारा दूसरा हो जाएगा। 3 2 1 4, 3 2 1 4 ऑप्शन हमारा क्या होना चाहिए, बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग खुद इसको मिला लीजिएगा और मैप में भी देख लीजिएगा। नमामि गंगे कार्यक्रम और भारत में नदी संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ओके, नमामि गंगे कार्यक्रम गंगा नदी और संपूर्ण भारत में अन्य सभी प्रमुख नदी बेसिनों को स्वच्छ करने के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में वर्गीकृत कार्यान्वित किया जाता है। नहीं, नमामि गंगे प्रोजेक्ट सिर्फ गंगा नदी के लिए है, न कि भारत की मतलब संपूर्ण भारत में सभी नदियों को साफ करने के लिए नहीं है। ये बात यहाँ पर गलत लिखी हुई है, बस माइन्यूट सी गलती पकड़नी थी उसमें। कार्यक्रम की औद्योगिक प्रदूषण निवारण पहलों के तहत 3 स्वीकृत सामान्य प्रभावी उपचार संयंत्रों में से मथुरा और जाजमऊ की परियोजना पूरी हो चुकी। बिल्कुल बात सही है। ये जो CETP है ना, इसके तहत 3 परियोजनाओं को मतलब रेटिफाई किया गया, उसमें से 2 पूरी हुई, मथुरा और जाजमऊ की, एक अभी जो है ना वो आपकी नहीं हुई है। तीसरा कहता है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। हाँ, ये जो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना है इसमें सारी नदियाँ आ जाएंगी जिनको प्रदूषण मुक्त करना है। देश की उन नदियों के लिए प्रदूषण निवारण कार्य को संभालती है जो गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है, यानी जो गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है। बची सारी नदियों को ये NRCP देखता है। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा हमारा यहाँ पर सही होगा। देखिए ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सी बिल्कुल मिल गया है। नेक्स्ट है 65, भारत की जलवायु को निर्धारित करने वाले कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। उत्तरी मैदान समुद्र से दूर होने के कारण चरम ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन तापमान का अनुभव करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उत्तरी जो मैदान है वो समुद्र से दूर है। पश्चिमी और मध्य भारत में शुष्क पवनें एवं रेतीली मिट्टी के कारण गर्मियों में दैनिक तापमान की उच्च सीमा का अनुभव होता है। बिल्कुल बात सही। अगर रेगिस्तान साइड में जाएंगे आप तो वहाँ पर पानी की उपलब्धता कम है, तो वहाँ पर रेतीली हवा है और शुष्क सूखी हवाएं चलती हैं। प्रायद्वीपीय भारत के उच्च तुंगता वाले स्थान जैसे कि उदग मंडलम कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित होने के कारण गर्मियों में उच्च तापमान दर्ज करते हैं। नहीं, उदग मंडल मंत्र कहता है क्या होता है, ऊटी, जिसको आप ऊटी बोलते हैं ना, ऊटी जो साउथ में मोस्ट ऑफ द टाइम होती हैं, जो बड़ी ठंडी मतलब प्रसिद्ध है। ऊटी बड़ी ठंडी होती हैं, लोग वहाँ घूमने जाते हैं ऊटियों पर। ठीक है, तो ठंडी होती है, मतलब उच्च तापमान दर्ज होता है। नहीं भाई, जो ऊटी होती है ना, लोग इसीलिए उन पर घूमने जाते हैं, वो बहुत ऊंची ऊंची होती हैं। और जितना आप पता है क्या, जितना आप ऊपर बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर घटता जाता है। ठीक है, तो ऊपर बढ़ने पर तापमान घटेगा, और तापमान घटता है इसलिए ऊंटियों पर जो तापमान है ना वो मौसम में वो ठंडा होता है, लोग वहाँ घूमने जाते हैं, है ना। तो इन्होंने गलत बोला है कि तापमान ज़्यादा होता है। तो पहला और दूसरा सही है, लेकिन तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारतीय जलवायु में हिमालय की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ओके, हिमालय उत्तरी भारत के मैदानों को मध्य एशिया और साइबेरिया से बहने वाली शुष्क अत्यधिक ठंडी शीतकालीन पवनों से बचाता है। बिल्कुल बात सही है। जो हिमालय हमारे भारत के उत्तर में यहाँ पर हिमालय है, वो हिमालय साइबेरिया और जो आपका एशिया है वहाँ से आने वाली
ठंडी, बहुत ही अत्यधिक ठंडी यानी कि बर्फ के समान शीतकालीन पवनों को ये हिमालय रोक देता है। ये हिमालय जो है ना वो रोक देता है। इस वजह से हमारे यहाँ पर ठंड तो महसूस करते हैं, ठंड तो होती है लेकिन हद से ज़्यादा ठंड नहीं होती, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि साइबेरिया में मतलब जो है ना एकदम बर्फ़ गिरती है वहाँ पर। ठीक है, तो पहली बात बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है हिमालय का संरचनात्मक संरेखण आर्द्रता युक्त दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों को भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर निकलने से भी रोकता है। बिल्कुल बात सही है। अगर यहाँ से ठंडी हवाओं को नहीं आने देता, ठंडी पवनों को नहीं आने देता, तो हमारे भी मानसून जो हमारे भारत में जो कि अरब सागर नहीं पश्चिम से आता है ना, पश्चिमी मानसून आता है, उसको भी हिमालय जो है ना वो आपका एशिया हो गया या साइबेरिया में जाने नहीं देता बल्कि रोक लेता है। तो दोनों ही सही यहाँ पर है। और क्या है यहाँ पर, हाँ दोनों ही दो ही दिए गए हैं, तो हमारा पहला और दूसरा दोनों ही बिल्कुल सही है। क्वेश्चन अगला हमारा है, देखिए क्या कहता है 67 जेट धाराओं के भारतीय जलवायु और मानसून पर प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कर लेते हैं। हिमालय के दक्षिण से उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट धारा का निर्वर्तन भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन में सहायता करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। हिमालय के दक्षिण से उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट धाराओं का निर्वर्तन यानी कि रिट्रीटिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन में सहायता करता है, बिल्कुल बात सही है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धारा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को बंगाल की खाड़ी से भारत की ओर बढ़ने में मदद करती है, जिससे मूसलाधार बारिश होती है। बिल्कुल यहाँ पर दोनों ही सही हैं। इसको डिटेल में समझाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा। दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखाओं के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण, आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जो मौसम आता है ना वो दक्षिण पश्चिम मानसून से आती है बारिश। दक्षिण पश्चिम मानसून दो प्राथमिक शाखाओं अर्थात अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा में विभाजित हो जाता है। बिल्कुल बात सही है, दो शाखाओं में डिवाइड हो जाता है। जैसे कि ये भारत है, यहाँ से आपकी ये मानसून आता है दक्षिण पश्चिम से, तो एक तो आपका ये बंगाल साइड में चला जाता है, बंगाल से फिर आपका गंगा नदी के बिहार से उत्तर प्रदेश में आएगा और ये पंजाब साइड में चला जाता है। दूसरा ये जो धारा होती है, शाखा होती है, अरब सागर से गुजरात हो गए राजस्थान के नीचे, फिर यहाँ पर उतर के नीचे आ जाती है। तो ये आप याद रखना। तो पहली बात तो सही है, यहाँ पर पहली बात बिल्कुल सही है। दूसरा कहते हैं अरब सागर शाखा अरावली श्रेणी की दिशांतर के समानांतर प्रवाहित होती है, जिससे पश्चिमी राजस्थान शुष्क रहता है। तो यहाँ पर दोनों ही बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानसून के निर्वर्तन और तमिलनाडु में वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। मानसून का निर्वर्तन निर्वर्तन मतलब वापसी होता है। ठीक है, अक्टूबर और नवंबर के माह के दौरान होता है क्योंकि दाब प्रणालियों का दक्षिण की ओर स्थानांतरण होता है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर अधिकतम वार्षिक वर्षा शीत ऋतु के दौरान शुष्क भूमि वाली पवनों से होती है जो बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करते हैं। तो क्या ये बात सही है? तो ये बात जो है ना बिल्कुल सही है, यानी कि सी ऑप्शन इसका भी सही है। 70 नंबर क्वेश्चन है, 70 नंबर, यानी एल नीनो और ला नीनो तथा भारतीय मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ओके, एल नीनो घटना के कारण मध्य एवं पूर्वी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि होती है। एल नीनो घटना जब होती है, याद रखना एल और एल ए, लानीना। ठीक है, एल में क्या होता है, एल में अल नीनो जब होगा तो हमारे यहाँ पर सूखा पड़ जाएगा, आप इतना याद रखना। और ला नीना होगा तो हमारे यहाँ पर अच्छी बारिश होगी। तो यही बोला गया है। देखो, अल नीनो घटना के कारण मध्य एवं पूर्वी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि होती है, जिससे सामान्यतः भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर हो जाता है तथा सूखे की स्थिति उत्पन्न होती। बिल्कुल बात सही। जब आप एल की बात करें तो भारत में सूखे की स्थिति आएगी, क्योंकि प्रशांत महासागर के पूर्वी प्रशांत महासागर में जो तापमान होगा बहुत ही वृद्धि कर जाएगा। ठीक है, ला नीना में हमारे यहाँ पे अच्छी खासी बारिश होगी। देखिए पढ़िए, इसमें क्या लिखा है, ला नीना घटना की विशेषता उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के जल का असामान्य रूप से ठंडा होना, जिसके परिणाम स्वरूप सामान्यतः भारत में बेहतर एवं अधिक प्रचुर मात्रा में मानसूनी वर्षा होना। तो इसके दोनों ही बिल्कुल सही है, यानी कि ए सी ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। सूचियों को मिलाना है, नदी और डेल्टा, गोदावरी, कृष्णा, महान, अच्छा डेल्टा। ओके, कौन कौन से डेल्टा, ये कौन कौन से बनाती हैं। ठीक है, 71 नंबर का क्वेश्चन है।
देखिए यहाँ पर है, जो गोदावरी नदी है ना, ये आंध्र प्रदेश के तट के किनारे विशेष रूप से यानम, काकीनाडा और अमलापुरम जैसे कि आसपास के क्षेत्रों में विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। तो किसके किसके पास में, ये यानम हो गया और काकीनाडा के पास में डेल्टा का निर्माण करती है। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। तो पहले का तो दूसरा हो जाएगा। बात करती हूँ मैं कृष्णा नदी की। जो कृष्णा नदी है ना, ये आपकी आंध्र प्रदेश में डेल्टा बनाती है। तो आंध्र प्रदेश में एक फॉल्स डीबी पॉइंट है, फॉल्स डीबी पॉइंट के निकट डेल्टा बनाती है। तो इसका तो पहला हो जाएगा। मैं बात करती हूँ महानदी। महानदी कहाँ जाएगी, तो ये अपनी उड़ीसा साइड की है। तो उड़ीसा के साइड में ही एक कटक, कटक के निकट डेल्टा बनाती है। तो हमारा तीसरे का तीसरा और चौथे का फाइनली, यानी कावेरी जो है ना वो तंजावुर, यानी कि आपका तंजावुर कहाँ पड़ेगा, तो कावेरी तमिलनाडु में, तमिलनाडु T4 तमिलनाडु में ये जो है ना वो डेल्टा बनाती है। तो ये इसका हो जाएगा चौथा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन था, कौन सा हो जाएगा, पहला। 2 1 3 4 यानी कि ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 नंबर का है। हिंद महासागर द्विध्रुव, इंडियन ओशन डायापोल बोलते हैं, इंडियन ओशन डायापोल, और मॉनसून की परिवर्तनशीलता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अच्छा, इंडियन ओशियन डायापोल होता क्या है। अच्छा, इसकी मैं स्थिति की अगर बात करूं तो ये पश्चिमी विषुवतीय हिंद महासागर, जो हमारा हिंद महासागर है ना, उसके पश्चिम वाला, जैसे कि अफ्रीका के जस्ट पूर्व में देखिए, जैसे कि ये आपका इंडिया है, ये आपका अफ्रीका है, ये आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ठीक है, और ये इंडियन ओशन है। तो यहाँ पर ये वाला एरिया देखिए मेडागास्कर के बाद में, तो यहीं पर क्या होता है, विषुवतीय हिंद महासागर में समुद्री सतह का तापमान सामान्य से जब अधिक हो जाता है, उष्ण और तथा पूर्वी विषुवतीय हिंद महासागर के पूर्व में अगर आप चले जाएं, इनकी इंडोनेशिया की साइड में, इस वाले एरिया में इंडियन ओशन डायपोल क्या होता है कि जब यहाँ का तापमान कैसा होता है, बहुत ज़्यादा उष्ण, मतलब बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है, और ये इस वाले एरिया का जो तापमान है बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, ठीक है, कैसा ठंडा हो जाता है, यहाँ का ज़्यादा हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं इंडियन ओशन डायपोल, जो कि आपका पॉजिटिव होगा, यानी कि सकारात्मक होगा। सकारात्मक कब होगा, जब आपका इंडियन ओशन का जो पश्चिमी एरिया है बहुत ज़्यादा गर्म होगा और पूर्वी एरिया बहुत ज़्यादा ठंडा होगा। तो एक बात तो ये नोट कर लीजिए आपकी। दूसरी ये है, और ये परिस्थिति अफ्रीका के निकट संवहनी मेघों की गतिविधियों को बढ़ाती है तथा भारत की ओर प्रभावित होने वाली पवनों को सशक्त बनाती है, और यहाँ पर ये तापमान जो है ना कम ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर बारिश भी अच्छी हो जाती है। अच्छा, नेगेटिव स्थिति क्या होती है, नेगेटिव स्थिति में यानी कि नकारात्मक इंडियन ओशन डायपोल में क्या होता है, इसके विपरीत जस्ट हो जाता है कि यहाँ का टेम्परेचर गिर जाता है और यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, फिर ये बड़ा उष्ण होता है तथा पश्चिमी हिंद महासागर में शीतल हो जाता है, और इस परिवर्तन से दक्षिण पश्चिमी मानसून पवन प्रवाह को क्षीण कर देती है, जिसके परिणाम स्वरूप सामान्यतः भारत में वर्षा में कमी आ जाती है। ठीक है, जब नेगेटिव होगा तो भारत में बारिश कम होगी, और जब पॉजिटिव होगा तो भारत में बारिश अत्यधिक होगी। अब इनको हम पढ़ लेते हैं। क्या है सकारात्मक, मतलब प्लस वाला। सकारात्मक हिंद महासागरीय द्विध्रुव की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब अफ्रीका तट के निकट पश्चिमी हिंद महासागर का जल पूर्वी हिंद महासागर की तुलना में अधिक रूप से उष्ण, मतलब असामान्य रूप से अधिक उष्ण गर्म होगा। बिल्कुल बात सही है। नकारात्मक यानी कि नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल की स्थिति सामान्यतः भारत में अत्यधिक वर्षा लाकर अल नीनो के शुष्क प्रभावों को समाप्त करने में सहायक होती। बिल्कुल गलत, क्योंकि जब आपका नकारात्मक आयोडी होगा तो भारत में सूखे की स्थिति आएगी अल नीनो की तरह, यानी कि यहाँ पर अत्यधिक वर्षा नहीं होगी। ये बात गलत है, पहला सही है, इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन हमारा 73 नंबर का है। स्थानीय पवनें और मुख्य क्षेत्र राज्य आम्र वर्षा। अच्छा, आम्र वर्षा जो है ना, ये आपकी मानसून पूर्व वर्षा होती है, और ये केरला में। अच्छा हाँ, चौथा बिल्कुल सही है, स्पेसिफिक जगह ने अच्छा पूछ लिया। ओके, तो आम्र वर्षा आपकी कहाँ पर होती है, केरला में होती है। बात करती हूँ फूलों की बौछार, आपकी कर्नाटक में होती है ना, फूलों की बौछार आई थिंक कर्नाटक की साइड में होती है। हाँ, फूलों की बौछार, इसको स्थानीय तूफानों के नाम है ये जी। स्थानीय से कि हमारे यहाँ पर अगर हम कहें उत्तर प्रदेश में आती है, हम लोग कहते हैं तूफान आ गया है ना, हम लोग कहते हैं हवाओं के नाम होते हैं ना, कि पछुआ चल रही है, पूर्वा चल रही है, तो वर्षा ये स्थानीय पवनों के तूफानों के नाम है। आम्र वर्षा जो होती है वो केरला में होती है, फूलों की बौछार आपकी कर्नाटक में होती है। काल बैसाखी आपकी कहाँ पर होती है, तो ये आपकी होती है छोटा नागपुर साइड में,
पश्चिम बंगाल हो जाएगा। बारदौली ये असम में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। 4 3 2 1, 4 3 4 3 2 1 ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर का है। देखिए, भारत के तटीय मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तटीय मैदानों के संदर्भ में आपको पता है ये आपका इंडिया है और ये आपके तट वाले मैदान है, ये तट है इनका। फिर इधर आपका बंगाल की खाड़ी पड़ जाएगी, इधर आपका अरब सागर पड़ जाएगा। ओके, पूर्वी यानी कि ये वाला पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक विस्तृत है, बिल्कुल बात सही है। तथा इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा क्षेत्र बनते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। कोंकण तट गोवा एवं मंगलूर के मध्य स्थित है। कोंकण तट आपका गोवा एवं मंगलूर के मध्य स्थित तथा इसकी विशेषता लंबी एवं सक्रिय लैगून तथा पश्च प्रणालियां बनाना, कि ये बात सही है। आप एक चीज ध्यान रखिए, जो आपका कोंकण तट है ना, ये गोवा और मंगलूर के मध्य स्थित कर्नाटक तट है। गोवा एवं मंगलूर के मध्य स्थित तट को कर्नाटक तट कहते हैं, कोंकण नहीं। कि कोंकण तो इससे ऊपर, कोंकण जो है ना मंगलूर में कन्याकुमारी के मध्य मालाबार है। ठीक है, तो ये कोंकण नहीं है, यही तो गलत लिखा है यहाँ पर। बाकी ये तो ठीक है, बस शुरू जो लगुन बनाती है तो दूसरा गलत हो जाएगा हमारा। पहला यहाँ पर सही है, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 75 नंबर। भारत की जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? देश के कुल भूभाग के 40% से अधिक भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल बाजी, ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। नदी घाटियों के ऊपरी भागों में पाए जाने वाले पुराने एवं मोटे कणों वाले जलोढ़ निक्षेपों को खादर नहीं, उनको तो भांगर कहते हैं। खादर जो जमीन होती है अच्छी खासी उपजाऊ होती है। ठीक है, ये गलत लिखा है। दूसरा, ये मृदाएं सामान्यतः पोटास से समृद्ध होती हैं, किंतु इनमें नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा की कमी होती है, बिल्कुल बात सही है। यानी कि हमारा पहला और तीसरा कहीं पर है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 76 नंबर का, भारत की काली मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? काली मृदा अत्यधिक अपारगम्य यानी कि ट्रांसपेरेंट होती है, जिसके कारण ये नमी को बनाए रखने में सक्षम होती है, बिल्कुल बात सही है। ग्रीष्म ऋतु के शुष्क काल में इन मिट्टी में चौड़ी एवं गहरी दरारें विकसित हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप संघर्षण की प्रक्रिया होती है, यानी कि इसके दोनों ही सही हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 77 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं लेटेराइट मिट्टी से संबंधित हैं? उच्च तापमान एवं कम वर्षा नहीं। लेटेराइट मिट्टी में उच्च तापमान जो होता है लेकिन भारी वर्षा होती है, तो पहला गलत हो जाएगा। लोह एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती, बिल्कुल बात सही है। और ऑक्साइड के निक्षेप होते हैं, दूसरा तीसरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए 78 नंबर का क्वेश्चन, कथन और कारण। क्या कहते हैं कि लाल मृदाएं लोह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देती हैं, किंतु ये जब लोह यौगिक जल युक्त अवस्था में होते हैं तब ये पीले रंग के दिखाई देते हैं, बिल्कुल बात सही है। कारण है कि जल योजन से फेरिक आयरन ऑक्साइड लिमोनाइट जैसे हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, जो मिट्टी को पीला रंग प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर कथन और कारण व्याख्या भी करेक्ट है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत की शुष्क मृदाओं और रेगिस्तानी क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शुष्क मृदाओं में घुलनशील लवणों की मात्रा अधिक पाई जाती है, किंतु इनमें जैविक पदार्थ एवं नाइट्रोजन अत्यधिक कमी होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। शुष्क मृदाओं के निचले संस्तरों में कंकर की परतों का प्रभुत्व होता है, जो जल के अधो प्रवाह एवं अंतःस्राव को बाधित करता है, तो ये बात भी सही है, यानी कि इसका पहला और दूसरा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट तो देखिए 80 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही? अपर्दन का प्रकार, माप, मुख्य विशेषताएं, लक्षित क्षेत्र। ओके,
क्या है? अबनालिका अपर्दन कहाँ पर होता है? चादर अपर्दन कहाँ पर? परिरेखा बंधन और वेदिका कृषि कहाँ पर होती है? तो अबनालिका जो अपर्दन होता है वो तीव्र ढालों वाल पर भारी वर्षा मिट्टी में गहरी एवं संकरी नालियां काट देती हैं। भारी वर्षा होगी यानी कि तीव्र ढाल होगा, तो इसके मतलब इसका कौन सा हो जाएगा? तो इसका तो चौथा होना चाहिए यहाँ पर, फोर्थ। चादर अपर्दन कहाँ होता है? तो चादर अपर्दन में क्या होता है कि इसमें भारी वर्षा होती है ना। और एक मिनट, इसका है, अच्छा मिलान देखने थे ना, सही कौन सा, मिलाना नहीं है। अब नालिका अपर्दन आपका चंबल घाटी की उत्खात भूमि स्थलाकृति, तभी तुम्हें मिला नहीं पा रही थी, बिल्कुल बासी। अब नालिका जो अपर्दन है ना वो चंबल घाटी की उत्खात भूमि स्थलाकृति में है, बिल्कुल बासी। चंबल घाटी में अब नालिका अपर्दन ही है, यानी कि नालियों की तरह जो जमीन है वो कटी हुई है, जो नदियां हैं उन्होंने नालियों की तरह काट दिया उन जमीनों को, तो वहां पर अब नालिका अपर्दन में। चादर अपर्दन क्या होता है? यहाँ पर मतलब बहुत लंबी लंबी सी, जैसे कि पानी, नदी आई, नदी कोई आई, कोई नहर आई, तो उसने बहुत लंबी लंबी सी जैसे बना दी, बड़ी सी चादर की तरह बहुत बड़ी जमीन से कटी हो, तो उसको हमने चादर अपर्दन कहा। तो प्रवाहित जल द्वारा ऊपरी मृदा का समान रूप से हटना, बिल्कुल बात सही है। परिरेखा बंधन क्या होता है? समोच्च रेखाओं के अनुरूप अवरोधों का निर्माण करना। वेदिका कृषि क्या होती है? तीव्र पर्वतीय ढालों पर कृषि पद्धतियां अपनाना। तो यहाँ पर हमारे सभी सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 81 नंबर का, भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इन वनों की पूर्णतः सीमितता उन क्षेत्रों तक होती है जहां वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है तथा शुष्क ऋतु छोटी होती है। तो कथन पहला ही सही है, क्योंकि यहाँ पे पूर्णतः बात आ गई है, एक्सट्रीमिस्ट वर्ड है, तो ये गलत आपका हो जाएगा। इन वनों में वृक्षों के पत्ते झड़ने का कोई निश्चित समय नहीं होता, जिसके कारण ये वन पूरे वर्ष हरित रहते हैं, बिल्कुल बात सही है। रोजवुड, महोगनी, आबनूस जैसे वृक्ष इन पारिस्थितिकी तंत्रों की आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं। तो दूसरा और तीसरा यानी कि हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही है। ये भारत के सर्वाधिक विस्तृत वन है, बिल्कुल बात सही है, जो किसी भी अन्य वन श्रेणी की तुलना में अधिक भौगोलिक क्षेत्र को आच्छादित करते हैं। तो ये बात तो आपकी सही है। सागौन, साल, शीशम तथा महुआ आर्द्र पर्णपाती वनों के उदाहरण हैं, जबकि तेंदू, अमलतास, बेल तथा खैर शुष्क पर्णपाती वनों से संबंधित हैं। तो ये बात सही है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, आप इनको याद कर लीजिए। ए पहला और दूसरा यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। भारत के उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों तथा उनकी विशेषताओं के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों की विशेषताओं के बारे में सही नहीं है। अच्छा ठीक है, देखते हैं। वर्षा सीमा, तो वर्षा सीमा कितनी है? ऐसे अर्ध शुष्क क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, ये बात बिल्कुल सही है, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन होते हैं। प्रमुख वृक्षीय अनुकूलन, तो लंबी मूसला जड़ें होती हैं, मोटी छाल तथा बाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए तीक्ष्ण कांटों में रूपांतरित पत्तियां होती हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा, ओके, प्रमुख वाणिज्यिक प्रजातियां पश्चिमी राजस्थान में विस्तृत साल तथा सागौन की लकड़ी के सघन, अरे नहीं, पश्चिमी राजस्थान इतना सूखा एरिया, वहां पर साल और सागौन के वृक्ष कैसे हो जाएंगे? तो पहला और दूसरा यानी कि यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहला, एक मिनट, हाँ, तुम्हारा पहला दूसरा इसका पहला ही सही होना चाहिए, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि नीचे दो कथन और अभिकरण कथन काट दिए गए हैं। ओके, कथन कहता है कि सुंदरबन डेल्टा के मैंग्रोव वनों में विशेष प्रकार की ब्लाइंड रूट, जिन्हें न्यूमेटोफोर कहा जाता है, पाई जाती हैं, जो पंख तथा जल से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से विकसित होती हैं। मैं आपको एक सजेशन दे रही हूँ कि आप मैंग्रोव वनों की इमेज जरूर देखना। इनकी जो मैंग्रोव वन होती है, इनकी जड़ें जो है ना वो ऊपर के लिए निकली हुई होती हैं,
निकल जाती हैं ऊपर के लिए। ठीक है, पहला ऑप्शन सही था। कथन अभिकथन सही था। कांड कहता है कि तटीय ज्वारीय मैदानों की जल जमा युक्त तथा अवायवीय मृदा परिस्थितियां सामान्य जड़ तंत्र को भूमि से प्रत्यक्ष रूप से ऑक्सीजन अवशोषित करने से रोकती हैं। तो कथन का कारण भी सही है और इसकी व्याख्या भी सही हो रही है। इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85 नंबर का है। ओस, अमन, बोरो भारत में अलग अलग मौसमों में उगाई जाने वाली किस फसल की किस्म है? तो ये आपकी जौ को ओस, अमन, बोरो जो अलग अलग मौसम में उगाई जाती है उसकी ही एक किस्म है। नेक्स्ट है 86। भारत में गेहूं की कृषि के दौरान इसकी वृद्धि तथा कटाई अवधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तापीय एवं आर्द्रता संबंधी परिस्थितियां आदर्श होती हैं? ठीक है, ये सर्दियों में बोए जाते हैं और बहुत ही तीव्र गर्मी में काटे जाते हैं। वृद्धि अवधि के दौरान उष्ण एवं आर्द्र परिस्थितियां होती हैं जिसके पश्चात कटाई के समय अत्यधिक वर्षा नहीं होती है। वृद्धि अवधि के दौरान शीतल मौसम, मध्य आर्द्रता जिसके पश्चात कटाई के समय तेज एवं स्वच्छ धूप होती। बिल्कुल बासी और मैं पढ़ूंगी नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट है। 87। भारत में कॉफी उत्पादक क्षेत्रों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? कॉफी उत्पादक सही सुमेलित अराकू घाटी तमिलनाडु। तो क्या अराकू तमिलनाडु? नहीं, कूर्गा केरला का क्षेत्र है और यहाँ पर आपकी ठीक ठाक कूर्गा में नहीं, अराकू ये सही है। अराकू सही है? नहीं, यहाँ पर देखिए आपकी ये वाला सही है। चिकमंगलूर कर्नाटका में कॉफ़ी का उत्पादन बढ़िया लेवल का होता है। नेक्स्ट है 88 नंबर का। भारत में गन्ने की कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गन्ना एक उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय फसल है जो उष्ण एवं आर्द्र जलवायु में सर्वाधिक अच्छी तरह से विकसित होती है। बिल्कुल बात सही है। नेक्स्ट कहता है कि इसे 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है तथा कम आर्द्रता वाले क्षेत्रों में सिंचाई पर निर्भर होता है। बिल्कुल बात सही है। तीसरा कहता है उत्तर भारत में उगाए गए गन्ने में सुक्रोज की मात्रा दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत की तुलना में अधिक होता है। बिल्कुल बात, क्योंकि वहाँ पाला पड़ने की अवधि अधिक लंबी होती है। यहाँ पर हमारा तीसरा भी करेक्ट है। इसके मतलब पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन तीनों ही सही है। कथन और कारण है। क्या है कथन और कारण को, इसको एक बार देखते हैं। 89 नंबर का। ज्वार, बाजरा तथा रागी जैसी श्री अन्न पश्चिमी तथा मध्य भारत के शुष्क एवं अर्ध शुष्क वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में कृषि हेतु अत्यधिक उपयुक्त हैं। तो ये बात करेक्ट है। कारण कहता है श्री अन्न सूखा सहिष्णु फसलें हैं जो कम वर्षा की स्थिति में भी निम्न गुणवत्ता वाले अथवा उथली मृदा में विकसित होती है। बिल्कुल कथन और कारण सही है और व्याख्या भी सही करता है। ए ऑप्शन सही है। 90 नंबर का है क्वेश्चन। फसल ऋतु एवं बुवाई कटाई का समय। ओके, 90 नंबर का देखिए। ये कहते हैं कि खरीफ ऋतु, तो क्या ये शीत ऋतु अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा वसंत ऋतु मार्च अप्रैल में काटी जाती है। इसमें गेहूं और चना नहीं। अच्छा, एक ट्रिक और भी आज सीख लीजिए आप, खारिफ और रबी की। खरीफ में 3 शब्द होते हैं, राबी में 2 शब्द होते हैं। ये ट्रिक है, बहुत अच्छी है, आप इससे नहीं भूलेंगे कभी अगर आपने मेरी बात अच्छे सुन ली। खरीफ और राबी। खरीफ में 3 शब्द हैं, राबी में 2 शब्द हैं। अगर मैं कहूँ गेहूं में कितने शब्द हैं तो आप कहेंगे गेहूं में 2 शब्द हैं। मैं कहूँ बाजरा में कितने शब्द हैं, आप कहेंगे 3 शब्द हैं। तो जिस टाइम बाजरा बोया जाएगा और बाजरे के साथ जो भी फसल बोई जाएगी वो सबकी सब आपकी खरीफ में आएगी। राबी मतलब 2 शब्द, गेहूं मतलब 2 शब्द। जिस टाइम आपका गेहूं बोया जाएगा उस टाइम जो भी फसल बोई जाएगी सबकी सब आपके राबी में काउंट की जाएगी। ठीक है। अब बाजरा जब बोया जाता है उस टाइम आप ध्यान करिए, अगर आप कोई गांव से रिलेट करते हैं तो उस टाइम आपका धान बोया जाता है। धान यानी कि जो चावल होता है, धान बोया जाता है, बाजरा बोया जाता है। तो इस टाइम आपकी फसल कौन सी होती है? तो खारिफ की होती है, राबी की नहीं। और इन्होंने गेहूं बता दिया और चना बता दिया। गेहूं मतलब 2 शब्द मतलब राबी, तो ये तो राबी की है, तो पहला मैच यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है। राबी की ऋतु दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन जून जुलाई के समय बोई जाती है तथा शरद ऋतु सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। इसमें धान और कपास नहीं। धान मतलब बाजरा, बाजरा के टाइम धान बोया जाता है, कपास बोया जाता है। ये सबके सब आपके खारिफ के उदाहरण है। तो इसके पहला और दूसरा दोनों ही गलत है। जायद देखते हैं। अल्पकालिक ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु मार्च जून, जिसमें तरबूज और खीरा होता है। बिल्कुल बात सही है, जायद में तरबूज और खीरा ही होता है बहुत टाइम। मतलब इसका तीसरा सही था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 91 का है सूची फर्स्ट सेकेंड। स्थानांतरित कृषि के स्थानीय नाम और राज्य क्षेत्र। ठीक है।
देखिए, जो झूम खेती होती है वो आपकी कहाँ पर होती है? ये एक स्थानांतरित कृषि के लिए प्रसिद्ध है और ये आपके उत्तर पूर्वी राज्य जैसे कि असम हो गया, मेघालय हो गया, मिज़ोरम और नागालैंड में होती है। तो उत्तर पूर्व में आपकी होती है, यानी कि पहले का तीसरा हो जाएगा। बात करूँ मैं कुमारी, तो जो कुमारी है ना, ये कि आपकी पश्चिमी घाट के साइड में होती है। विशेष रूप से केरल हो गया, कर्नाटक में। तो इसमें कहाँ लिखा है? पश्चिमी घाट रख दीजिए, पश्चिमी घाट हो जाएगा ना? बिल्कुल, क्योंकि केरल और कर्नाटक तो लिखा नहीं है यहाँ पर, तो हमारा दूसरे का पहला हो जाएगा। दहिया या फिर वेबर, ये आपके मध्य प्रदेश के साइड में होती है, तो मध्य प्रदेश यहाँ पर सीधे-सीधे मध्य प्रदेश लिखा है, तो चौथा हो जाएगा। और बाल्ट्रे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, यानी कि 2। 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 92 क्वेश्चन, भारत में रेशम की विभिन्न किस्मों तथा उनके प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? 3 सही होंगे, 1 सही नहीं है। मलबेरी रेशम जो है ना, वो बहुत ही अच्छा, मतलब सर्वाधिक उत्पादन वाली किस्म है और ये भारत को अगर मतलब भारत में जो रेशम होता है वो 5 वाणिज्यिक किस्मों के उत्पादन का विशिष्ट गौरव प्राप्त है। मूगा रेशम होता है ना, ये आपका, हाँ, तो मलबरी बिल्कुल कर्नाटक में होती है। मूगा रेशम आपका, ये आपका कहाँ होता है? तो ब्रह्मपुत्र की घाटी यानी कि असम में ही होता है। तसर रेशम आपका कहाँ पर होता है? तो तसर रेशम आपका ये वन्य रेशम होता है और झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के साइड में होता है, तो बिल्कुल बात सही है। एरी रेशम आपका गुजरात में नहीं होता है। एरी रेशम यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। ये तो जो है ना पारंपरिक पालन उत्तर पूर्वी राज्यों में होता है, तो यहाँ पर चौथा गलत है। और पहला, दूसरा, तीसरा यानी कि चौथा गलत है, तो यहाँ पर बी हमारा सही हो जाएगा। कथन और कारण दिए गए हैं, क्या है? भारत के प्रमुख लौह अयस्क भंडार प्रायद्वीपीय ढाल की प्राचीन धारवाड़ तथा कडप्पा शैली प्रणालियों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। बिल्कुल बात सही है। भारत के कुल लौह अयस्क भंडार का लगभग 95% भाग उच्च श्रेणी के हेमेटाइट और मैग्नेटाइट वर्गों से संबंधित है, जो धारवाड़ तथा कडप्पा भू वैज्ञानिक संरचनाओं में पाए जाते हैं। कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी करेक्ट करते हैं, इसके मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, कोयला क्षेत्र और राज्य। ओके, तो यहाँ पर जो झरिया है ना, वो झरिया आपका झारखंड का एरिया है, यानी कि तीसरा। इसको तो आप याद कर लीजिए बहुत आराम से, क्योंकि कई बार मंडे एग्जाम में पूछ लेते हैं। झरिया झारखंड कोयला क्षेत्र है। ओके, कोयला क्षेत्र है। उसके बाद आपका कोरबा जो है ना, वो छत्तीसगढ़ का, इनके चौथा हो जाएगा। तालचेर आपका पड़ता है उड़ीसा में, तो यहाँ पर हो जाएगा पहला। और रानीगंज आपका पश्चिम बंगाल में है, ये भी काफ़ी फेमस जगह है, यानी कि 2 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 1 3 4 1 2, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज हियर, हरित क्रांति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नॉर्मन बोरलॉग को वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है। उन्होंने गेहूं की उच्च उपज वाली किस्म हाई यील्ड वैरायटी पर अपने कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। बिल्कुल बात सही, नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वैश्विक लेवल पर। वहीं भारत में MS स्वामीनाथन है, दूसरा कहता है, अच्छा उन्हीं का नाम आ गया। MS स्वामीनाथन ने भारत में हाई यील्ड वैरायटी बीजों की शुरुआत करने और हरित क्रांति का नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसका पहला और दूसरा यानी कि दोनों, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 96 नंबर का है, एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्रों तथा उनके प्रमुख भौगोलिक स्थान राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से सही सुमेलित है? तो नालको आपका कोरापुट ओडिशा में है, ये तो बात बिल्कुल यहाँ पर सही है। बालको आपका उत्तर प्रदेश में, आई थिंक नहीं, बालको तो छत्तीसगढ़ में है, ये उत्तर प्रदेश में लिख रहे हैं, नहीं, हिंडाल्को है उत्तर प्रदेश में, है ना। तो इन्होंने हिंडाल्को कोरबा छत्तीसगढ़ लिख दिया, एक दूसरे का गलत लिख दिया। मालको उनका कहाँ पर है? तो मालको तो ये तमिलनाडु में है, इन्होंने केरला में लिख दिया, इनके पहला ही इसका, इन्होंने पूछा भी कौन सा सही है। अच्छा, तो इसका मिलान नहीं है ना, हाँ, तो इसका नालको बिल्कुल वाला वही सही है। नेक्स्ट है 97 नंबर का, भारत में मैग्नीज के भंडार और उसके उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, मैग्नीज एक आवश्यक कच्चा माल है जिसका उपयोग मुख्य रूप से लौह अयस्क के प्रागलन और लौह मिश्र धातुओं के निर्माण के लिए किया जाता है। बिल्कुल बात सही है। प्रायद्वीपीय ढाल की प्राचीन धारवाड़ शैली प्रणाली भारत में मैग्नीज अयस्कों का प्रमुख भूगर्भीय आश्रय क्षेत्र है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। भारत में कुल भूगर्भीय भंडार तथा
सक्रिय वाणिज्यिक उत्पादन दोनों के संदर्भ में ओडिशा प्रथम स्थान पर है। तो यहाँ पर हमारे 1, 2, 3 यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर का है। सूचियों को देखना है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र और राज्य। नरोरा उत्तर प्रदेश में है, आंख बंद करके लगा दो, यानी कि दूसरे का पहला। इसको देखिए, काकरापारा तमिलनाडु में है क्या? काकरापारा गुजरात में है, तो यहाँ पर चौथा हो जाएगा। 4-1 तीसरे में है। ओके, बात करते हैं हम कैगा। कैगा आपका कहाँ पे? कर्नाटक में है ना? दूसरा। कुडनकुलम तमिलनाडु में है, यानी कि तीसरा। 4-1-2-3 4-1-2-3 4-1-2-3, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 99 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्षेत्र और संबंधित प्रमुख जनजाति समुदाय के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? पश्चिम में व्हील, मीना, बार्ली, तो पश्चिम में आपकी व्हील, मीना, बार्ली ही होती है बिल्कुल। इसके अलावा आपकी सहारिया हो गई, डांग हो गई, रेवारी हो गई, गिरिसिया हो गई, सब पश्चिम में पाई जाती हैं। मध्य की बात करूं तो मध्य में आपकी मुंडा हो गई, उराम हो गई, संथाल, बिल्कुल बासी दोनों सही। यहाँ पर गलत पूछा गया। दक्षिण में आपकी लेपचा, गिरिसिया, नहीं ये तो पूर्व में पाई जाती है, तो यही गलत होगा। उत्तर में भोटिया, गद्दी, राजी, ये सही है। देखो दक्षिण में लेपचा, गिरिसिया, चेंचू नहीं तो आपकी पूर्व की हैं, तो यहाँ पर गलत लिखा है। बल्कि दक्षिण में जो आपके पाए जाते हैं उनका नाम है इरुला, टोडा, साउर, बडगा, पालियन, ऐसी सारी जनजातियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी हमारा गलत है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सूचियों को मिलाना है। चलिए, शहर और नदी। कटक आपका कहाँ पड़ेगा? तो ये तो आपका ओडिशा साइड में पड़ेगा, मतलब महानदी पर। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा हो जाएगा। कटक आपका यहीं पर पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पहले का। ठीक है, तीसरा आगरा, यमुना पर। अब ये तो आप मिला ही लेंगे, यानी कि डी का पहला, लास्ट में आपका पहला आ जाएगा। पहले तीसरा आएगा लास्ट में, तो यहाँ पर आपका एक तो ये ऑप्शन कट गया, एक तो ये ऑप्शन कट गया। हमें अभी भी मिल रहा है, चौथा हमें दिख नहीं रहा है। चलो इसको देखते हैं। तो शुरुआत में 3 और लास्ट में 1। डिब्रूगढ़ आपका जो है ना, वो आपका पता है आपको असम में पड़ता है, और असम में आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, यानी कि चौथा आएगा। 4 बचा क्या हमारे पास? 2, यानी हैदराबाद, मूसी नदी। तो 3, 4, 2, 1 ऑप्शन हमारा बी ही करेक्ट है। डी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। और ये रहे आपके आज के 100 यानी कि 51 to 100 यानी कि 50 क्वेश्चन। तो आपने इन क्वेश्चंस को कितने अच्छे से समझा है? मैंने जो समझाया कि आपको वो चीज़ें पसंद आई हैं, जो मैंने ट्रिक बताई हैं कि ये आपके लिए अच्छी हैं, मतलब आपके लिए बेनिफिटेड हैं। इससे पहले ट्रिक आपने सुनी थी या नहीं सुनी थी? नहीं सुनी, क्योंकि मैंने खुद बनाई हुई हैं। तो और कैसी ट्रिक लगी? क्या इस ट्रिक से आपको हमेशा चीज़ें याद रहेंगी? और क्या बेहतर किया जा सकता है, वो भी कमेंट में बता दिया करें, कोई इशू नहीं। और आपको क्लास कैसी लगती है? क्या सच में आपको फ़ायदा हो रहा है? तो अगर फ़ायदा हो रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दीजिए। बाकी आपने कितने सही किए हैं और कितने अच्छे से पेशेंसली आपने किया है, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड चैनल को लाइक ज़रूर करें, लेक्चर को। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए, ऑल द बेस्ट।